नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग अपनी जो प्रीवियस पेपर्स हुए थे एसएससी के सितंबर में उसी को जो कर रहे थे, ठीक है ना? तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज देखिए 17 तारीख की 3 शिफ्ट को हम थर्ड शिफ्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? देखो पहला क्वेश्चन, जब आप कुछ स्कूली विद्यार्थियों को हुमायूं के मकबरे की शैक्षणिक यात्रा कराते हैं, यानी कि आप बच्चों को लेकर जा रहे हो कि हुमायूं का मकबरा दिखाते हैं, उस दौरान दीवारों पर नाम लिखे हुए देखते हैं, तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होगा? तो भाई कौन सा होगा? आप जानते हो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11। किससे ली गई है? रूस से, ठीक है ना? तो भाई उन 11 में कौन सा है जो कि हुमायूं के मकबरे पर नाम लिखने की या जो लिखा हुआ है उसकी अनुमति नहीं देता? तो भाई कौन सा है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। कौन सा आएगा इसमें? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ठीक है। चौथा, इससे पहले भी क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे कि आप एक क्वेश्चन आया था कि 8 साल का एक बच्चा है, उसके पिताजी श्रमिक हैं एवं उसके जो श्रमिक पिताजी हैं वो अपने बच्चे को 8 साल के बच्चे को लेकर कहाँ जाते हैं? फैक्ट्री में जाते हैं। तो कौन सा मूल कर्तव्य वहां पर लागू होता है? तो कौन सा होता है भाई आपका? सबसे लास्ट 11वां मूल कर्तव्य, यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बीच में, उन बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना, यानी कि उनको शिक्षित करना हमारा उत्तरदायित्व है, ठीक है। तो इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जैसे इसमें बच्चों को ले जा रहे थे तो हुमायूं का मकबरा दिखा रहे थे और उस पर लिखा हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन और पहले आ चुका है, इसका मतलब है कि कुछ बच्चे, स्कूली बच्चे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो क्या ये अपना मौलिक कर्तव्य? बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है, ये भी अपना मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि मूल कर्तव्य में क्या आता है? प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करें, यानी कि उसको बढ़ाएं, जिससे कि हमें ऑक्सीजन मिल सके, लकड़ी मिल सके और कई सारी चीजें, जिससे कि शुद्ध रहे सारी चीजें, ठीक। तो इस तरीके के कई क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर हुमायूं का मकबरा था तो कौन सा राइट होगा? टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, ठीक। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस, ठीक है ना। आपको आइडेंटिफाई करने टैक्सेस के बारे में, यानी कि यहाँ पर टैक्स दिए तो ये कब कब इम्प्लीमेंट हुए थे, यानी कि किस टाइम पर ये आए और फिर इनका क्रम के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। तो देखो भाई, लैंड रिवेन्यू, इसका मतलब क्या है? भू राजस्व, भू राजस्व टैक्स, ठीक है। सेल्स टैक्स, इसको क्या बोलते हैं? बिक्री कर, बिक्री कर, ठीक है। मॉडवेट, ये क्या भाई? मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, मूल्य वर्धित कर, क्या बोलेंगे इसको? मूल्य वर्धित कर, ठीक है ना, ये टैक्स है। उसके बाद सर्विस टैक्स, इसको क्या बोलते हैं? सेवा कर, ठीक। अब देखते हैं किस किस टाइम पर आए थे, फिर आप इसको अरेंज कर सकते हो। बात करें भू राजस्व की, तो ये कब आया था भाई? 1890 में। कब आया था ये? 1890 में। जब आप किसी संपत्ति को खरीदते हो या बेचते हो तो सरकार उस पर कुछ टैक्स आपसे लेती है, ठीक है। बिक्री कब आया था? बिक्री कर जो है, सेल टैक्स जिसको बोलते हैं, यानी कि आप जो विक्रेता अपने सामान को बेचता है तो उस पर कुछ हिस्सा अपने लिए लेता है, तो वो कब आया था? 1956 को। कब आया था भाई? 1956 को आया था। उसके बाद बात करते हैं मॉडवेट की, मूल्य वर्धित कर की, तो ये कब आया था आपका? 2005 में। जो बैट है, बैट का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित वैल्यू एडेड टैक्स, हिंदी में बोलते हैं वैल्यू, सॉरी, मूल्य वर्धित कर। उसके बाद सर्विस कर, ये कब आया था भाई? 1994 में। लेकिन सेवा कर को किसमें शामिल कर दिया है? जीएसटी में। किसमें शामिल कर दिया? जीएसटी में। इसका मतलब क्या होता है जीएसटी का? गुड्स एंड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, इसको चालू कर दिया। इसका मतलब क्या है? सामान एवं सेवा कर, ठीक है ना, जो गुड्स है आपका, सेवा कर। तो ये इसको बाद में ऐड करके नहीं, कब कर दिया है? और ये क्या आ गया? 2017 में। तो अब आप इसको अरेंज कर दो। सबसे पहले कौन सा आया? भू राजस्व, यानी कि जब आप कोई संपत्ति खरीदते या बेचते हो तो सरकार को उसमें टैक्स देना पड़ता है। दूसरा है बिक्री कर, जो कब आया? 1956 में। इसके अकॉर्डिंग जब आप, जो कोई विक्रेता है वो अपने उस उत्पाद पर कुछ पैसा जरूर लेगा, यानी कुछ टैक्स लेगा। उसके बाद है मूल्य वर्धित टैक्स, जो कि आपको पता है कि किस तरीके से सामान बिकता है और उनमें किस तरीके से वैट लगता है, ठीक है।
उसके बाद सर्विस कर अगर आप सेवा करते हो यानी कि कोई जॉब करते हो गवर्नमेंट की, उसमें आपको जो टैक्स देना पड़ता है यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न की बात हो रही है। तो इनको अरेंज कर दो। पहला कौन सा आएगा? लैंड रेवेन्यू, यानी कि पहला, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन 3। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3। और इनको अपने माइंड में रखना, ये पूछे जा सकते हैं। अगर और बात करूं तो एक ऐसा टैक्स है भाई, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के टर्म में कर रहा हूं, तो एक ऐसा प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट कर, ठीक है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कर। एक ऐसा कर है अप्रत्यक्ष कर, यानी कि इनडायरेक्ट लगता है भाई। एक ऐसा है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। एक ऐसा है जो सर्विस टैक्स है अप्रत्यक्ष कर। ठीक, अब आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे आप इनकी हेल्प से उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना सारे। नेक्स्ट देखो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस लावणी गायिका को लावणी, ठीक है ना, लोक गायन है एवं लोक नृत्य भी है, कहां का है? महाराष्ट्र का। लावणी गायिका को पद्म श्री 2022 पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है ना, लावणी महाराष्ट्र का लोक गायन, गायन एवं लोक नृत्य अर्थशास्त्रीय शैली में किया जाता है। ठीक है, तो किसको पद्मश्री दिया गया था? सुलोचना चौहान, ठीक है ना, सुलोचना चौहान को दिया गया था। 2022 में दिया गया एवं 2022 में इनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है, इन्होंने सबसे ज्यादा मराठी सिनेमा में लावणी गीत गाए, यानी कि मराठी भाषा में लावणी गीत गाए, जो कि वहां के लोक गीतों का एक समूह है, गायन है। ठीक है ना, तो वो गाए सुलोचना चौहान, और उसी वर्ष 2022 में इनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वर्ष 1925 में किसने एरिथ्रोसाइट नमूने से लिपिड का निष्कर्षण किया और यह पाया कि लिपिड की मोनोपर्टे आणविक सतह क्षेत्रफल बनाम पार्श्व दाब को मापने के लिए बेहतर है? तो भाई किसने किया था? ग्रोटर एवं ग्रैंडल ने। किसने किया था? ग्रोटर एवं ग्रैंडल ने। इन्होंने क्या था? प्लाज्मा झिल्ली का, प्लाज्मा झिल्ली का, दिल्ली की संरचना स्पष्ट की थी। पहला काम, संरचना स्पष्ट की थी। दूसरा क्या किया था भाई? आरबीसी को, आरबीसी को लिपिड से अलग किया था, लिपिड से अलग किया था। ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखना इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, लिपिड में, लिपिड से अलग किया था। उसके बाद पाया कि जो लिपिड का क्षेत्र है वो आरबीसी के क्षेत्र से बड़ा है। ठीक है, किसने किया था? गॉर्टर एवं ग्रैंडल ने। ठीक है, गॉर्टर एवं ग्रैंडल ने कब किया था? 1925 में। ठीक, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रजाति है? ठीक है ना, पर्णपाती वनों की प्रजाति। पर्णपाती का मतलब होता है ऐसे वृक्ष जो कि किसी खास मौसम में यानी कि पतझड़ में या किसी खास मौसम में अपने पत्तों को गिराते हैं, और जो पत्तों को नहीं गिराते यानी कि साल भर एक जैसे रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सदाबहार वन। ठीक है, तो यहाँ पर किस किस प्रकार के वन की बात की गई है? पर्णपाती वनों की। तो भाई कौन सा इसमें से उष्ण कटिबंधीय है पर्णपाती वनों की प्रजाति है? तो कौन सी है भाई? आपकी टीक। टीक का मतलब क्या होता है? सागौन या सागवान। ठीक है ना, सागवान ये होता है। महागोनी आप जानते हो, युवानी का मतलब क्या है? आबनूस। क्या है? आबनूस। और इसका मतलब क्या है? ताड़। ठीक है, इसका मतलब महोगनी। ठीक, क्लियर क्लियर। तो कौन सा है भाई? सागवान। ठीक, अब देख लेते हैं उष्ण कटिबंधीय वनों के बारे में। एक पेड़ आपके 100 से 130 फुट तक लंबे हो सकते हैं। ठीक है, तक लंबे हो सकते हैं। और क्या है? किसी खास मौसम में, खास मौसम में अपने पत्ते गिराते हैं, अपने पत्ते गिराते हैं, तथा वर्षा में पत्ते पुनः उगी आते हैं। ठीक है, पत्ते पुनः उगी आते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? पर्णपाती वन। क्या बोलते हैं इसको? पर्णपाती वन। ठीक है,
कौन कौन से पेड़ है? तो भाई क्या क्या एग्जाम्पल लोगे आप? सागौन एवं साल वृक्ष, ठीक है, साल वृक्ष। कितनी बरसात की नीड होती है इनको? 70 सेंटीमीटर से 70 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है, वर्षा की आवश्यकता होती है। इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं? अगर रीजन की बात करें तो आपका एमपी, यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है। यहां पर आप इस प्रकार के पेड़ों को या वृक्षों को देख सकते हो जो कि साल एवं सागौन है, ठीक। किस चीज में यूज होती है? पानी के जहाज बनाने एवं महंगे फर्नीचर के लिए, ठीक है, इनकी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है आवनुस और महागोनी। आवनुस और महागोनी कैसे पेड़ है? आवनुस एवं महोगनी एक कैसे वृक्ष है भाई? उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय सदाबहार वृक्ष। कैसे है? सदाबहार वृक्ष, ठीक है, ध्यान रखना। कहां पाए जाते हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं साउथर्न पार्ट पर, ठीक है, दक्षिण पार्ट में भारत के में, साउथर्न रीजन्स में। कितनी बरसात की आवश्यकता होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है, वर्षा। तो आप पता कर सकते हो। अगर इसकी बात करें ताड़ के पेड़ की, तो भाई ताड़ का कैसा है? उपोष्ण, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय नहीं, उपोष्ण। ये तटीय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, शुष्क क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं एवं उपोष्ण में भी पाए जाते हैं। ये सब तरफ हो जाता है जो ताड़ का वृक्ष होता है। यहाँ पर किसकी बात की गई थी? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की। तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, ठीक है। सारा ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है महोगनी वाला, ठीक है ना। महोगनी कैसा वृक्ष है? सदाबहार। कैसा है? सदाबहार वृक्ष, ठीक है। एरिया कौन कौन सा है भाई? साउथर्न रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो साउथ पार्ट है इंडिया का उसमें सबसे ज्यादा होते हैं इसे, क्योंकि इनके लिए जो वर्षा की नीड है वो मानसूनी वनों में ही पाई जा सकती है, ठीक। नेक्स्ट देखो, वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से किसे झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो भाई किसे नियुक्त किया गया है? करंट का क्वेश्चन है। सीपी राधाकृष्णन को। किसको किया गया है? सीपी राधाकृष्णन को, ठीक है ना। अब देखते हैं जो टी गहलोत ये कहाँ के राज्यपाल हैं? थावर चंद गहलोत तो कर्नाटक के प्रेजेंट राज्यपाल हैं, ठीक है, कहाँ के? कर्नाटक के। आर एन रवि कहाँ के? भाई तमिलनाडु के राज्यपाल हैं इस टाइम पर। कहाँ के? तमिलनाडु के। रमेश बैस इस टाइम पर कहां पर है? महाराष्ट्र के राज्यपाल है। कहां के? महाराष्ट्र के राज्यपाल। उससे पहले सीपी राधाकृष्णन से पहले झारखंड के जो राज्यपाल थे वो आपके रमेश बैस ही थे, ठीक है। यानी कि रमेश बैस को यहाँ से सेवा मुक्त किया गया है एवं सीपी राधाकृष्णन को झारखंड में 2023 में नियुक्त किया गया है। तो भाई इनको भी ध्यान रखना कि कहाँ के राज्यपाल, ठीक। यूपी राजस्थान के आपको पता ही है, यूपी के कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो ध्यान रख रहे हैं इनको, करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है? यहाँ पर कुछ अम्ल के नाम दिए तो आपको इसमें से पहचानना है कौन सा ज्यादा अम्लीय है। तो भाई कौन सा है आपका? फॉर्मिक एसिड। कौन सा है आपका? फॉर्मिक एसिड। तो देखते हैं इसको, HCOOH। स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, ठीक है, ये आपका फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर है, फॉर्मिक अम्ल। दूसरा और क्या नाम होता है इसका? मैथेनोइक अम्ल, ठीक है, मैथेनोइक अम्ल। अब देखते हैं किस किस में पाया जाता है भैया। लाल चींटियों के डंक में, लाल चींटियों में, और किस किस में पाया जाता है? मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में एवं बिच्छू के डंक में, ठीक है ना, जिससे हमें दुखता है, सूजन आ जाती है, तो ये उधर पाया जाता है, ठीक है ना। इनमें पाया जाता है, इसलिए हम लोग को दर्द होता है, सूजन आती है।
ठीक है, इसका नाम क्या है दूसरा, मेथेनोइक अम्ल, बोलते क्या है, फॉर्मिक अम्ल। संरचना क्या है आपके सामने, ठीक। अब बात करें कितना अम्लीय है, ये कंपैरिजन की बात है, तो आप देख लो 10 गुना ज्यादा अम्लीय है, ज्यादा अम्लीय है एसिटिक अम्ल से। किससे? एसिटिक अम्ल से। अब आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो। एसिटिक अम्ल क्या होता है? CH3COOH, इससे 10 गुना ज्यादा अम्लीय है, तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? HCOOH, यानी कि फॉर्मिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टैंड अप इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ठीक है, स्टैंड अप इंडिया जो आपका ये जो स्कीम है, ये आपकी स्टार्टअप इंडिया के साथ ही लॉन्च की गई थी, यानी कि 2016 में। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? महिलाओं एवं SC/ST वर्ग के उद्यमियों के लिए, यानी कि बिजनेस जो लोग करते हैं SC/ST वर्ग एवं महिलाओं में से, उनके लिए ऋण उपलब्ध कराना, यानी कि उनको अगर पैसों की नीड है तो उनको उस पैसे की पूर्ति करना सरकार द्वारा, जिसमें 10 लाख से लेकर 1 करोड़ का जो राशि है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो भाई क्या किसका है, तो आप इसमें पढ़ लो किसके लिए बनाई गई थी ये वाली, टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स फॉर SC/ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना, तो देखते हैं इसको, स्टैंड अप इंडिया, ठीक। तो भाई कब स्टार्ट हुआ था स्टैंड अप इंडिया? 5 अप्रैल 2016 को। ठीक है, PM मोदी द्वारा, मोदी द्वारा। क्या उद्देश्य था इसका? क्या उद्देश्य था? महिलाओं एवं SC/ST उद्यमियों के लिए, उद्यमी का मतलब बिजनेस पर्सन, उद्यमियों के लिए 10 लाख से 1 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, ऋण का मतलब जानते हो ना, जिसे पे करना है आपको लेने के बाद में। ठीक, ये किसी बैंक के थ्रू दिया जाएगा। 1 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराने के लिए, जिससे कि उनका बिजनेस ना रुके, जिससे उनका बिजनेस ना रुके। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा किसके समान था ये? आपका स्टार्टअप इंडिया की तरह समान था, जो कि 2016 में आया था। डिजिटल भारत की तरह समान था, जो भी 2016 में आया था। एवं मेक इन इंडिया योजना के समान था। ठीक है ना, इन सभी में क्या है? अपने देश को सक्षम बनाना, वहां के लोगों को सक्षम बनाना इसका टारगेट था, जो कि PM मोदी ने शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्य परिषद में सीटों का आवंटन 4वीं अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा? तो भाई ये किसमें किया गया था? राज्य परिषद का मतलब क्या है यहाँ पे? राज्य परिषद का मतलब क्या है? राज्यसभा। ठीक है, स्पेशली क्या मतलब है? राज्यसभा। तो ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 80 के। ठीक है, अनुच्छेद 80 के। तो भाई देखते हैं राज्यसभा, अनुच्छेद 80, इसमें क्या था? कितना है टोटल संख्या, कितना होता है इसका? राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी है? कुल संख्या, कुल संख्या 250। ठीक है, भरी कितनी जाती है? 245। तो जो 238 होंगे, 238 सदस्य या प्रतिनिधि कहां से आएंगे? राज्यों एवं यूटी से। ठीक है, वहां से इनको फिल करेंगे। एवं बाकी के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाएंगे। ठीक है, नामांकित किए जाएंगे। ये 12 सदस्य कौन से होंगे? कौन से होंगे ये 12 सदस्य? आपके कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति होंगे। ठीक है,
समाज सेवा से, जिन्हें डायरेक्टली राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नियुक्त किया जाता है। तो अब आप जोड़ लो 238 प्लस 12 कितना हुआ, 250। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 80 इसमें सीटों को भरने की बात कहता है। नेक्स्ट देखो, अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? ठीक है, जो अन्नपूर्णा देवी आपकी किससे संबंधित है? सुरबहार से। किससे संबंधित है भाई? सुरबहार से। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अन्नपूर्णा देवी के बारे में। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खान आपको पता होगा अलाउद्दीन खान कौन थे? सरोद वादक। ठीक है, काफी बड़ी हस्ती है, इन्होंने कई लोगों को प्रशिक्षित किया है, जैसे कि पंडित रविशंकर, जो कि 1999 में भारत रत्न से सम्मानित है। ठीक है, इनकी बेटी थी अन्नपूर्णा देवी। क्या थी? अलाउद्दीन खान की पुत्री थी। रविशंकर क्या थे? इनके शिष्य थे। ठीक है, इन्होंने अमजद अली खान को, रविशंकर साहब को, कई लोगों को सिखाया है अलाउद्दीन खान ने। ठीक है, तो थे। एवं रविशंकर की प्रथम वाइफ थी, पहली वाइफ थी, रविशंकर की पहली पत्नी थी। उसके बाद अन्नपूर्णा देवी को 1975 में पद्म भूषण मिल चुका है, पद्म भूषण से सम्मानित है। ठीक, अगर इनके डिसिपल्स की बात करें, छात्रों की, तो इनको इन्होंने किस किस को सिखाया है? शिष्य एवं छात्र। तो देखते हैं किस किस को सिखाया है इन्होंने भाई। हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, शिव कुमार शर्मा, आदि। ठीक है, इन लोगों को इन्होंने ही, अन्नपूर्णा देवी ने ही ट्रेंड किया है। इनका इंस्ट्रूमेंट क्या था? सुरबहार, जो कि बीड़ा जैसा होता है। ठीक है, और सितार जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है। 1975 में इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है इसी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 1976 में भारत में पहला महिला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहां आयोजित किया गया था? भाई कहां आयोजित किया गया था? बेंगलोर में। कहां पर आयोजित किया गया था? बेंगलोर में। तो देखते हैं, पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस किस टीम के बीच था? इंडिया एवं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में था, वेस्ट इंडीज के बीच में था। कब था भाई ये? अक्टूबर 1976 से, ठीक है, नवंबर 1976 तक चला। ठीक, उसके बाद में क्या रिजल्ट रहा और कहां किया था? कहां हुआ था भाई? बेंगलोर, बेंगलोर चिन्ना स्वामी स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर। रिजल्ट क्या रहा इसका? मैच ड्रॉ रहा था। क्या रहा था? ड्रॉ, यानी कि कोई रिजल्ट नहीं आ सका। ठीक है, तो ध्यान रखना कहां पर हुआ था ये? बेंगलोर के अंदर। किस स्टेडियम में? चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। ठीक, मैच का रिजल्ट क्या रहा था? ड्रॉ। टीम कौन कौन सी थी? इंडियन वुमेन टीम्स एंड वेस्ट इंडीज वुमेन टीम। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो किसने की थी भाई? आपके पुनर्जागरण काल के अग्रदूत, यानी कि भारत में जितने भी सामाजिक सुधार हो सके, धार्मिक सुधार हो सके, तो उनमें सबसे प्रथम किसका नाम लिया जाता? राजा राम मोहन राय। तो किन्होंने स्टार्ट की थी? राजा राम मोहन राय। 1814 में आत्मीय सभा। किस लिए? उद्देश्य क्या था भाई? उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद की स्थापना। एकेश्वरवाद यानी कि ढेर सारे भगवानों को ना मानकर केवल एक में विश्वास करें। सेकंड क्या था इसका मतलब? मूर्ति पूजा एवं कर्म कांड का विरोध, जो हवन वगैरह है उनका विरोध, कांड का विरोध। तीसरा उद्देश्य क्या था? स्त्री शिक्षा एवं सती प्रथा पर रोक। ठीक है, ये सब था।
थे उसके बाद में। उसके बाद इन्होंने जो राजा राममोहन राय है 1928 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी भाई? ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1928 में। किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। उद्देश्य क्या थे इसके? उद्देश्य क्या थे? एकेश्वरवाद की भावना, एकेश्वरवाद का समर्थन, मूर्ति पूजा एवं कर्मकांडों का विरोध, मूर्ति पूजा कर्मकांडों का विरोध, मैं सती प्रथा, बाल विवाह एवं जाति प्रथा पर, जाति प्रथा का विरोध। ठीक है, इन्होंने 1928 में किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज। और उसका उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का समर्थन किया था, मूर्ति पूजा एवं कर्मकांडों का विरोध किया था, सती प्रथा, बाल विवाह एवं जाति प्रथा का विरोध किया था। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की हेल्प से इन्होंने सती प्रथा पर रोक भी लगवा दी थी। ठीक है, तो भाई कौन था सबके पीछे? राजा राम मोहन राय। उसी के जस्ट 5 साल बाद यानी कि 1933 को इनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य? तो भाई किसका लोक नृत्य? मटकी नृत्य का मतलब है महिलाएं अपने सर पर मटकी लेकर नृत्य करें। ठीक है, कहां पर फेमस है? मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश। कहां पर है? मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? महिलाएं महिलाएं सिर पर मटकी लेकर नृत्य करती हैं, सिर पर मटकी लेकर नृत्य करती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर में? मध्य प्रदेश में। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो भाई क्या क्या है? लावनी है आपका, तमाशा है, दही कला अवतार है। ठीक है, दही कला दशावतार है, एवं गणेश पूजा है। ठीक है, गणेश पूजा। गुजरात की बात करें आपका गरबा है, डांडिया है, डांडिया है। ठीक है ना, पनिहारी है, भवई है आपका। पंजाब की बात करें तो गिद्दा है आपका, भांगड़ा है, धमाल है। ठीक है, टप्पे हैं आपके। मध्य प्रदेश की बात करोगे तो मटकी है आपका। ठीक, मटकी नृत्य है, कर्मा नृत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे लोक नृत्य हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या पूछा था? मटकी पूछा था। तो मटकी कहां पर होता है? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में। क्या होता है इसमें? महिलाएं अपने सिर पर मटकियां लेकर नृत्य प्रस्तुत करती हैं। बाकी के चारों ऑप्शन थे अगर महाराष्ट्र के पूछे तो लावड़ी है आपका, गणेश पूजा है, तमाशा है, दही कला, दशावतार है, कई सारे के, काला घोड़ा उत्सव है। गुजरात की बात करें गरबा, डांडिया, ववई, पनिहारी। ठीक है, पंजाब की बात करें गिद्दा, भांगड़ा, धमाल, धप्प सारे हैं। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में मंडी मटकी है आपका, कर्मा है, विश्वकर्मा पूजा है। ठीक, तो कई सारे होते हैं, तो ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट चलो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? तो भाई देखो, कांग्रेस ने जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे 3, उसमें से केवल एक में ही भाग लिया था। और वो कौन सा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, किसकी तरफ से लिया था गांधी जी ने भाग? नेशनल कांग्रेस की तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। थोड़ा सा देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 से, सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 का इसका आयोजन किया गया। ठीक है, गांधी जी ने इसमें भाग लिया था, इसमें भाग लिया था। किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, जो भारत की कांग्रेस थी, कांग्रेस की तरफ से।
अब आप ध्यान रखना, कोई डेट भी पूछ सकता है, तो कब से शुरू था? सितंबर 1931 से। अच्छा, इनको बुलाया किसने था अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो भाई गांधी एवं इरविन के बीच में गांधी एवं इरविन समझौता, ठीक है, इसको और देख लो, इरविन समझौता ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, ठीक है। तो इस समझौते में लॉर्ड इरविन, जो कि 1928 से बैठे हुए थे भारत के वायसराय बनकर, लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को इनविटेशन दिया था कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लें, क्योंकि इसका आयोजन कहाँ हो रहा था? लंदन में। कहां पर आयोजन हो रहा था? लंदन में। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि तीनों में किसने पार्टिसिपेट किया था, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अंबेडकर ने भाग लिया था, ठीक है। तीनों में बी आर अंबेडकर ने भाग लिया, तो ये भी ध्यान रखना, भाग लिया, ठीक है। क्लियर? कब कब हुए थे भाई? प्रथम गोलमेज सम्मेलन सेकंड, थर्ड, तो देखो पहला हुआ था 1930 में, दूसरा था 1931 में, और तीसरा सम्मेलन था 1932 में, ठीक है। ये 3 सम्मेलन हुए थे, जिसमें से गांधी जी ने किस में पार्टिसिपेट किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, द्वितीय गोलमेज या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक। नेक्स्ट देखो, भारत का अधिकांश अंतरराष्ट्रीय व्यापार किन मार्गों से होता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात की गई है। आप जानते हो कि हम कई सारी भारी मशीनें, रसायन, फर्टिलाइजर्स, मशीनी उपकरण कई दूसरे देशों से मंगाते हैं, तो भाई सबसे ज्यादा किस रूट का इस्तेमाल करते हैं? किस परिवहन मार्ग का करते हैं? क्या रोड से मंगाते हैं या हवाई जहाज के से मंगाते हैं, या फिर आपका समुद्री मार्गों से तय करते हैं? तो सबसे ज्यादा होता है भाई आपका समुद्री मार्गों एवं हवाई जहाज से, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा? आपका सी एंड एयर, ठीक है। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल व्यापार कहां से होता है? आपका समुद्र एवं हवाई क्षेत्रों से, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्टली ध्यान रखना, जब भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात आए तो आपका हवाई क्षेत्र और आपका समुद्री क्षेत्र सबसे ज्यादा बिजनेस के लिए उपयुक्त होते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो भाई आप जानते हो ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस कैसा होता है? जैसे कि कुछ ठंडे इलाके हैं, ठंडे इलाकों में, ठंडे क्षेत्रों में कांच के घरों में वनस्पति उगाना। क्या उगाना? वनस्पति उगाना, क्योंकि आप जानते हो जरा भी गर्मी नहीं होगी तो फसल पकेगी कैसे? तो वहां पर कांच के छोटे छोटे से ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ये ग्रीन हाउस से क्या होता है कि ये जब भी सूरज निकलेगा गर्मी को तो अंदर आने देंगी, इसकी दीवारें, जो कांच की दीवारें हैं, जो सूर्य की रोशनी है उस गर्मी को तो अंदर आने देंगी, लेकिन शाम जब सूरज डूब जाएगा तो उस गर्मी को आसानी से बाहर नहीं जाने देंगी, जिससे कि पेड़ पौधे उस गर्मी का इस्तेमाल अपने लिए कर सके, ठीक है, अपना खाना बना सके, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सके, ठीक, तो इस्तेमाल कर सके एवं उनकी ग्रोथ भी हो सके। तो कौन कौन सी गैस निकलती है इस दौरान? आपकी मीथेन गैस निकलती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, आपकी हास्य गैस यानी कि N2O निकलती है। ये क्या है? N2O। मीथेन क्या है? CH4। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? CO2। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? NO। तो भाई कौन सी गैस इसमें से मौजूद नहीं है? नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये कहां होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी यानी कि NO कहां होती है? मनुष्यों के पेट में। कहां पर होती है भाई? नाइट्रिक ऑक्साइड कहां पर होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी पेट में, पाचन में काम आती है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से मिलती है,
प्राकृतिक रूप से बनती है। तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि ये कहाँ होती है, हमारे शरीर में होती है, जो कि पाचन में आवश्यक होती है। किस तरीके से बनती है, नेचुरली बनती है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना भाई। ग्रीन हाउस क्या होते हैं, ठंडे इलाकों में कांच के घरों में वनस्पतियों को उगाने के लिए ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, और एक गैस उससे रिलीज होती है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, वर्ष 2023 में तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई तमिलनाडु पुदुमई पेन योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को प्रति माह कितनी वित्तीय मदद मिलेगी। ठीक है, तो भाई कितना मिलेगा, मैं ऑप्शन टिक करता हूँ, 1,000 रुपए। कितने मिलेंगे, 1,000 रुपए। अब इस योजना के बारे में देखते हैं। तमिलनाडु तमिलनाडु पुथुमई पेन योजना, पेन योजना 2023। ठीक है, कौन लेके आया, कौन लेके आया, तमिलनाडु मानव संसाधन संसाधन एवं वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। आखिर इस योजना में था क्या, 6 से लेकर 12वीं कक्षा तक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को, पढ़ने वाली छात्राओं को उच्च शिक्षा, छात्राओं को उच्च शिक्षा जैसे स्नातक यानी ग्रेजुएट, यानी कि वो 12 से आगे पढ़ना चाहती है, बीए से पढ़ना चाहती है, बीएससी से पढ़ना चाहती है, फिर बीकॉम से। ठीक है, स्नातक करने के लिए, आईटीआई कंप्लीट करने के लिए छात्राओं के खाते में 1,000 रुपए, खाते में 1,000 रुपए सरकार द्वारा दिए जाएंगे। किसके द्वारा, सरकार द्वारा दिए जाएंगे। ठीक, सरकार द्वारा दिए जाएंगे। तो आपको अभी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा किन छात्राओं के लिए था, वो छात्राएं जो कि 6 से लेकर 12वीं तक तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में पढ़ी हैं एवं आगे वो उच्च शिक्षा लेना चाहती हैं। तो इसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से एक सहायता राशि उन छात्रों को दी है, जिसका कितना रुपया है, 1,000 रुपये उनके खातों में जाएगा, जब तक कि वो स्नातक या आईटीआई कोर्सेज को पूर्ण ना कर सके। ठीक है, आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया जैसे जीव के आकार को इंगित करते हैं। ठीक है ना भाई, आकार। अब आप देख लो, प्लूरोनिमोनिया जैसे जीव, कैसे जीव है, जीवाणु के आकार के। कैसे है, जीवाणु के आकार के। क्योंकि भाई जो निमोनिया है, निमोनिया भी तो जीवाणु है। निमोनिया के जीवाणु का नाम क्या होता है, डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, यही तो होता है जीवाणु का नाम जो निमोनिया का है। तो आप सोच लो जीवाणु है वो एक, तो जीवाणु का आकार है। ठीक है, यानी कि अति सूक्ष्म जीव। क्या हो गया, अति सूक्ष्म जीव। तो भाई इनका आकार किसमें मेजर किया जाता है, 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर। अब आप देख लो कौन सा है, तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या है भाई, आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इनका आकार किसमें होता है, अति सूक्ष्म जीव है, तो 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर। और एक माइक्रो कितने के इक्वल होता है, 10⁻⁻⁶ के बराबर। कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर के इक्वल। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोन 10⁻⁻⁶ के मीटर के इक्वल होता है। ठीक, नेक्स्ट देखो,
according to the census of India 2011, other religions and persuasions comprise how much of population, यानी कि अलग धर्मों का भारतीय जनगणना 2011 के हिसाब से कितना परसेंटेज, तो भाई कितना आया है 7.9 मिलियन, यानी कि 79 लाख इनका परसेंटेज हमारी उसमें मौजूद है, ठीक है ना, पॉपुलेशन के अनुसार। ठीक, नेक्स्ट देखो, अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द मैक्सिमम पेबल बाय द फार्मर्स विल बी खरीफ फूड एंड ऑयल सीड्स के लिए, ठीक है ना। जो फसल बीमा योजना थी, अब देखो भाई पीएम यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना, ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी भाई 18 फरवरी 2016 को, किसके थ्रू, पीएम मोदी द्वारा। मैंने आपको बताया था ये सारी योजनाएं कब आई हैं, 2016 और 2015 के दौरान, जो कि पीएम मोदी ने हमारे देश में लॉन्च की थी। तो इसके तहत क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, किसानों की फसलों को सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करना उद्देश्य है, ठीक है, इस योजना का उद्देश्य आगे पूछ सकता है। और दूसरा क्या था, किसानों की किससे सुरक्षित करना भाई, प्राकृतिक आपदाओं से, ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। और दूसरा था किसानों की आय का स्थिरीकरण करना। स्थिरीकरण का मतलब क्या है, स्टेबलाइज, यानी कि अगर उसने पिछले माह जितना फसल था उससे 2 लाख रुपए कमाए, तो भाई ऐसा नहीं कि अगली बार उसकी फसल डैमेज हो गई तो उसको कुछ भी ना मिले, 50,000 रुपए भी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, पीएम मोदी ने फसल बीमा योजना दिया, जिसके थ्रू उनकी आय भी स्थिरीकरण हो, अगर किसी प्रकार नुकसान आ जाता है तो इसकी जो भरपाई होगी फसल की, वो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपको मिल जाए, ठीक है, जिससे आपकी भाई कम से कम ये तो नहीं है कि आपको नेक्स्ट टाइम कुछ मिले ही ना, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, अब क्या किया था, रबी की फसलों के लिए इसमें कितना पैसा मिलता है, रबी की फसलों के लिए अगर रबी की फसल खराब हो जाए तो फसलों के लिए सरकार कितनी हेल्प करेगी भाई, 1.5% की हेल्प आपको देगी, ठीक है। उसके बाद खरीफ की फसलों की बात करें, खरीफ की फसल तो कितना आपको मिलेगा, 2%। अगर आप बागवानी की बात करें, बागवानी एवं वाणिज्यिक फसल, वाणिज्यिक फसल का मतलब क्या होता है, गन्ना, है ना, जिन फसलों से डायरेक्ट पैसे मिले, तो उसके लिए कितना मिलेगा आपको, 5%, ठीक। तो ये मानदंड थे, तो क्या आंसर हो जाएगा, खरीफ की फसल के लिए 2% का मानदेय, ठीक है, 2% का मानदेय। सारे डाटा को आप कलेक्ट कर लेना। अगर इस बार रबी खरीफ का पूछा है तो नेक्स्ट टाइम आपसे रबी की फसलों के लिए पूछेंगे कि कितना परसेंट का उसमें आपको मानदेय मिलेगा, ठीक है। तो भाई कितना मिलेगा खरीफ की फसलों पर, 1.5% का, ठीक, 1.5% का मानदेय आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ से दिया जाएगा। और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% का मानदेय आपको सरकार प्रोवाइड करेगी, अगर आपकी फसल किसी भी तरीके से प्राकृतिक जो डिजास्टर है, लाइक फ्लूड है, बाढ़ वगैरह है, या ओलावृष्टि या कुछ भी है, तो उस दौरान सरकार आपको देगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मौखरियों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित में किस शहर पर शासन किया, जिसने समय के साथ उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र पाटलिपुत्र को भी प्रतिस्थापित कर दिया। भाई पहले तो मौखरी वंश के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। मौखरी वंश ये कौन थे, मौर्यों के सामंत, कौन थे, मौर्यों के सामंत। कहां पर राज्य करते थे, कन्नौज में, कहां पर, कन्नौज में, ठीक है। एक टाइम जब आया तब मौर्य कमजोर हो गए, तो मौखरी काफी प्रभावशाली हो गए, और उन्होंने अपने जो कन्नौज है, उस कन्नौज से पाटलिपुत्र, जो कि उस टाइम पर सभी उद्योगों का केंद्र था, सभी संस्कृतियों का केंद्र था, उसको भी पीछे छोड़ दिया। किसने स्टार्ट किया था भाई,
हरिवर्मन ने, किसने? हरिवर्मन ने, ठीक है। उसके बाद कन्नौज को हर्षवर्धन ने 606 में अपने राज्य में मिला लिया। तो भाई कौन सी राजधानी होगी? कन्नौज यूपी, कन्नौज यूपी, ठीक है, मौखरी वंश। नेक्स्ट देखो, 1985 में रॉबर्ट एफ कर्ल, हैरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो और रिचर्ड ई स्माली ने कार्बन के किस अपर रूप की खोज की थी? तो भाई किसकी खोज की थी उन्होंने? फुलेरीन की। किसकी की थी? फुलेरीन की। फुलेरीन का मतलब क्या है? C60, ठीक है। फुटबॉल जैसी संरचना, क्या बोलते हैं फुलेरीन को? फुटबॉल जैसी संरचना, ठीक है। फुटबॉल या फुटबॉल ही ठीक है, फुटबॉल जैसी संरचना, ठीक है क्या है? कार्बन का अपर रूप। क्या है? कार्बन का अपर रूप, कार्बन का अपर रूप। जैसे कि क्या क्या है आपके? हीरा है, कोयला है, चारकोल है, ग्रेफाइट है, ठीक है। ये सब क्या है? कार्बन के अपर रूप। तो उसी तरीके से फुलरीन की खोज की थी इन्होंने। किसकी की थी? फुलरीन की। फिर उसके बाद में 1996 में इनको रसायन का नोबेल भी मिला, रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, ठीक। नेक्स्ट देखो, 8वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस पाल राजा के संरक्षण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो भाई पाल वंश। पाल वंश कौन था? जिसका जो क्षेत्र था, यानी कि उस राजवंश का क्षेत्र था बिहार आपका, ठीक है, आपका बंगाल एवं उड़ीसा के कुछ क्षेत्र, ठीक है। तो बिहार एवं बंगाल का राजा तो कौन था भाई? धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 8वीं शताब्दी में। और क्या पढ़ाया जाता था इसमें? बौद्ध धर्म की शिक्षा। क्या था विक्रमशिला में? क्या था विक्रमशिला? बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा, ठीक है ना, इसके अंदर दी जाती थी बौद्ध धर्म की शिक्षा। नालंदा के बाद दूसरा स्थान था इसका, नालंदा के बाद दूसरा स्थान, ठीक है। पहला कौन सा था? नालंदा, दूसरा स्थान या केंद्र, ठीक है। कहां पर है ये मौजूद? भागलपुर बिहार। कहां पर मौजूद है भाई? भागलपुर बिहार में। और नालंदा भी कहां पर है आपका? बिहार में, ठीक है। किसने नष्ट किया? 1203 में बख्तियार खिलजी ने। किसने नष्ट किया भाई इसको? बख्तियार खिलजी द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको, बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था, ठीक है, ने नष्ट कर दिया। और बख्तियार खिलजी के द्वारा ही नालंदा को भी ध्वस्त कर दिया गया था, ठीक है। ये क्या थे भाई? यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध धर्म के संस्कृति केंद्र थे, ठीक है। दोनों के दोनों बिहार में थे। नेक्स्ट देखो, कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो भाई कजरी महोत्सव आपका मिर्जापुर में मनाया जाता है। कहां पर? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कब मनाया जाता है? सावन के महीने में। कब मनाया जाता है भाई? सावन के महीने में, सावन के महीने में। जैसे 2024 में कब मनाया था? 2024 में 22 अगस्त को मनाया गया था, ठीक है, 22 अगस्त को। किस लिए मनाते? राजा कांतित की बेटी, राजा कांतित की पुत्री कजरी की स्मृति में, ठीक है, कजरी की स्मृति में। क्या होता है इसमें? कजरी गायन, ठीक है। कजरी गायन, ये क्या है? कजरी गायन लोक गायन। क्या चीज है भाई? लोक गायन। अगर कजरी गायक की प्रमुख गायिका का नाम बोलोगे, फेमस गायिका, तो भाई कजरी कौन गाती है आपकी? गिरिजा देवी। कौन? गिरिजा देवी, जिनका निधन हो चुका है, ठीक है। कजरी गीत की लोक गायिका है, ठीक है, शास्त्रीय गायिका है जो कि कजरी गाती हैं, ठीक, कंप्लीट। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था भाई? 5 जनवरी 2021 को। किसके द्वारा? पीएम मोदी द्वारा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में बना था, ठीक है। उसके बाद पीएम मोदी ने इस पुरस्कार का नाम 5 जनवरी 2011 को बदलकर क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाता है यह पुरस्कार? खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर, ठीक है, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, के लिए। कौन देता है भाई इसको? युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा। खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष इसको वितरित किया जाता है, प्रतिवर्ष वितरण किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, ठीक। तो क्या हो जाएगा भाई? 5 जनवरी 2011, ठीक है। आपके कंप्लीट 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर भी आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।